नमस्कार दोस्तों। इंडिया की स्टॉक मार्केट में एक ज़माना था जब कोई भी कंपनी कुछ भी कागजों में दिखा के कुछ भी बातें बता के मार्केट में र्यूमर्स फैला के स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ रेज करती थी। रिटेल पब्लिक से कहती थी कि आप हमें पैसा दीजिए, हम स्टॉक मार्केट में पैसा रेज करने के बाद बहुत मेहनत करेंगे। लोग भी पैसा लगा देते थे। कितने ही आईपीओ 1990s में, सन 2000 के दशक में कितने ही आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज की तारीख में भी ये सब कुछ चल रहा है तो आप कहेंगे अरे ये क्या बोल रहे हो। लेकिन हर कंपनी में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इंस्टेंस ऐसे होते हैं जहां पे आज भी ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा ही एक केस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पे सेबी ने बीएसई को कहा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, चेक कीजिए कि यह कंपनी सही है या नहीं, कंपनी में कुछ गड़बड़ियां पाई गई, कंपनी ने आईपीओ के थ्रू पैसा रेज किया गया था उसको होल्ड करवाया गया, जिन लोगों को, जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिले थे आज की तारीख में उनको क्या बोला जा रहा है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, ऐसे आईपीओस को एप्लीकेशन के टाइम पे ही क्यों नहीं पकड़ा जाता, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी कौन सी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रैफिक्सोल आईटीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये वही कंपनी का नाम है जिसके आईपीओ की फंडिंग को बीएसई ने अभी के लिए होल्ड पे डाल दिया है। ये कंपनी सितंबर में अपना आईपीओ के थ्रू करीब 45 करोड़ रुपए रेज कर चुकी है, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अब कोई भी एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनी स्टॉक मार्केट में आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करने की कोशिश करती है तो उसको पहले डीआरएचपी एक डॉक्यूमेंट, एक प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इस केस में वो एक्सचेंज को देना होता है। बीएसई को ये डॉक्यूमेंट 31 मई 2024 को, अभी कुछ महीने पहले दिया गया। सब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की गई। किसी भी कंपनी के आईपीओ को लेकर आने के लिए उस कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ता है जिसका काम होता है सब कुछ देखना। वो ये देखता है कि आईपीओ के आने से पहले कैपिटल को स्ट्रक्चर कैसे करना है, आईपीओ की वैल्यूएशन क्या निकालनी है, इशू प्राइस क्या रखना है, मतलब क्या प्राइस बैंड दिया जाए आपको, रिटेल पब्लिक को या किसी भी तरह के इन्वेस्टर को, किस दाम पे वो शेयर पर शेयर ऑफर किया जाए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, कोई इशू आता है उसको देखना, मतलब सारे तामझाम एक मर्चेंट बैंकर को देखने होते हैं। इस केस में ट्रैफिक्सोल आईटीएस का वो मर्चेंट बैंकर था एकादृष्ट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये खुद एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और इस केस में इसने सारे आईपीओ की प्रोसीडिंग देखी है, मतलब जीरो से लेके एंड तक सारा आईपीओ का तामझाम इन्हीं को ही देखना था। अब ये डिसाइड हुआ कि इस आईपीओ में करीब 64.1 लाख शेयर ऑफर किए जाएंगे। प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए के बीच में होगा, मतलब जब भी आईपीओ आएगा कम से कम 66 रुपए में इसका पर शेयर बिकेगा, मैक्सिमम 70 रुपए में। 10 से 12 सितंबर 2024, अभी पिछले महीने 3 दिन दिए गए कि अगर कोई भी इन्वेस्टर, किसी भी तरह का इन्वेस्टर इस कंपनी के आईपीओ में कोई भी शेयर खरीदना चाहता है तो अपनी एप्लीकेशन डाले, बिडिंग डाल सकता है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस आईपीओ को करीब 350 गुना, मतलब 345.65 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला। मतलब अगर किसी को एक शेयर चाहिए था तो उसको करीब 350 लोगों से रेस लड़नी पड़नी थी, उसमें से किसी एक को ही मिलना था। इतनी डिमांड थी इस आईपीओ की। अब इस सब्सक्रिप्शन को अगर ब्रेक किया जाए तो रिटेल दुनिया, हम जैसे लोग 317 गुना, मतलब 317 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 699 टाइम्स, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स करीब 129.22 टाइम्स, सबने मिलकर इस आईपीओ की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट कर दी। टोटल वैल्यू जो रेज होनी थी 44.87 करोड़, मतलब करीब 45 करोड़ रुपए एक छोटा सा आईपीओ था। अब देखिए, जब भी कोई आईपीओ आता है तो उससे पूछा जाता है कि आप ये आईपीओ, मतलब आपको कंपनी को पैसे चाहिए तो आप क्यों मांग रहे हैं, क्या करना है आपने इस पैसे का, ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का। तो इस केस में 4 ऑब्जेक्टिव बताए गए थे। मेजर ऑब्जेक्टिव था सॉफ्टवेयर परचेज, मतलब इनको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाना था, उसके लिए इसमें से मेजर खर्चा होना था। इसके अलावा इनको कंपनी के कुछ पुराने कर्जे चुकाने थे, अपने वर्किंग कैपिटल, मतलब जो काम रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उसके लिए पैसा चाहिए था, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, ये हर आईपीओ में होता है। मतलब ये 4 रीजंस बताए गए थे, उसमें से मेजरली खर्चा करीब 17-18 करोड़ रुपए, जो कि आगे चल के अभी मैं बताऊंगा आपको, वो पैसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए था। अब बात करते हैं दिक्कत की। हुआ क्या, कंसर्न क्या है, इशू क्या है। देखिए, जब ये आईपीओ आया ना तो कुछ शिकायतें भी सेबी तक पहुंची। शिकायत में लिखा था कि जिस सॉफ्टवेयर कंपनी को फाइनलाइज किया गया है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो कंपनी कैपेबल ही नहीं है। उसको ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल कैसे गया। मतलब एक ही तरह की कंप्लेंट काफ़ी लोगों ने की और ज़्यादातर ये कॉम्पिटेंट पार्टी हो सकती हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ये बात सेबी के कान में डाल दी। सेबी को लगा कि सेम तरह की शिकायत काफ़ी लोगों से आ रही है तो क्यों ना इसकी
चेकिंग करवाई जाए। अब देखिए, जैसे कि आपको पहले बताया कि सेबी की ICDR रेगुलेशंस होती हैं, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जो कहता है कि SME IPO का जो वेरिफिकेशन होता है वो सेबी नहीं देखेगा, वो एक्सचेंज को देखना पड़ेगा जहां पे उस कंपनी को लिस्ट होना है। तो इस केस में BSE को आइडियली ये सब कुछ पहले से चेक करना चाहिए था। खैर, जब सेबी को इतनी शिकायतें आई तो सेबी ने BSE को कहा कि थोड़ा चेक कर लीजिए। अभी सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था क्योंकि 10 से 12 सितंबर के बीच में तो IPO के लिए फंडिंग रेज हो रही थी, इन्वेस्टर्स अप्लाई कर रहे थे, और कुछ ही दिनों के अंदर 16 सितंबर 2024 को BSE ने सेबी को ये सब कुछ बताया। क्या कुछ बताया? जो सारा का सारा पैसा IPO के थ्रू रेज किया गया है वो बैंकर को बोल दिया गया है अभी के लिए एक अलग से एस्क्रो अकाउंट में संभाल के रखिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स को भी बोल दिया गया कि इस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, अभी के लिए आपको बस इन्फॉर्म किया जा रहा है। साथ में BSE ने सेबी को यह भी लिख दिया कि इस कंपनी के शेयर्स को हम अभी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर रहे हैं जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। अब मसला क्या था, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था, अब उस पे आते हैं। मसला ये था कि जिस सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर किया गया था 17.7 करोड़ रुपए इस 45 करोड़ रुपए में से उसको मिलने थे, वो कंपनी में बहुत दाग थे। सबसे पहला, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स 2022 के, 2023 के, 2024 के 2 सितंबर 2024 को ही साइन किए गए थे। इससे पहले उनके फाइनेंशियल्स को चेक, ऑडिट कुछ भी नहीं किया गया था। IPO के आने से एक हफ्ते पहले ही सारी की सारी फाइनेंशियल कागजात के जो काम होते हैं वो सिर्फ तभी किए गए थे। सेकेंडली, इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना GST सर्टिफिकेट अभी 5 जनवरी 2024 को ही लिया था। 7-8 महीने पहले से पहले उसके पास एक GST सर्टिफिकेट भी नहीं था। और तीसरा पॉइंट, GST जब आप लेते हैं, कोई भी कंपनी लेती है, तो उसको बताना पड़ता है कि वो GST का किस तरह के बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहती है। इस कंपनी ने रिटेल बिजनेस के बारे में बात की थी। एक्चुअल में भी ये GST का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हो ही नहीं सकता था। एंड सबसे बड़ा पॉइंट, BSE ने इस कंपनी के प्रीमाइस में विजिट भी किया। पता लगा कि इस कंपनी के ताले लग रखे हैं, कंपनी के ऑफिस में कोई नहीं है, एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पे लिखा हुआ है कंपनी का नाम, दैट इज इट, नोबडी वाज देयर। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? ट्रैफिक सोल ने ये IPO में 40% पैसा, ऑलमोस्ट 40% पैसा जो किसी को देना था, वो कंपनी एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन सिर्फ कागजों में। उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ कभी की ही नहीं थी। इनफैक्ट GST सर्टिफिकेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसको करना अलाउड नहीं था। GST भी अभी कुछ महीने पहले लिया था। फाइनेंशियल्स में इस कंपनी ने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया था, मतलब कंपनी हैड नो रेवेन्यू। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये एक शेल कंपनी थी जो कि सिर्फ कागजों में 17.7 करोड़ रुपए एक कंपनी से उठा के दूसरी कंपनी में डालने के लिए बनाई गई थी। कोई पता नहीं कि आगे चल के ये 17 करोड़ रुपए घुमा फिरा के कहीं और पहुंच सकते थे। अब ये वापस ट्रैफिक सोल के पास पहुंचते, कैश के फॉर्म में, एक्सपेंस के फॉर्म में कुछ और शेल कंपनीज बनाई जाती, किसी तरह पैसे की बार बार राउंड ट्रिपिंग की जाती। इवेंचुअली ये पैसा कहाँ जाता, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो नहीं लगता, ये सामने से समझ में आ रहा था। और ये सब बातें BSE के रिप्रेजेंटेटिव ने भी इस पूरे ऑर्डर डॉक्यूमेंट में लिखी हैं। अब इस पूरे के पूरे केस में कुछ मुद्दे सामने आते हैं। सबसे पहले मर्चेंट बैंकर, ये जो एक दृष्टि है जिसने इस IPO को मार्केट में लेके आने की कोशिश की है, साजिश की है, लेकिन क्या उसने कागजात देखे? क्या ये शेल कंपनी को बनाने के पीछे उसका खुद का हाथ था? क्या उसको पता था? और अगर नहीं पता था तो उसने चेक क्यों नहीं किया? और अगर पता था तो क्यों लेके आए? इन अ सेंस द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद दिस मर्चेंट बैंकर। दूसरी चीज, ट्रैफिक सोल, कितना इन्वॉल्वमेंट ट्रैफिक सोल का खुद का है ये सब कुछ करने में, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रैफिक सोल जिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंपनी को अगर 17 करोड़ रुपए दे रही है, उसको पता नहीं कि वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उसने कितना IT का काम किया है, कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, ये सब मान लेना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एंड तीसरा प्रॉब्लम, BSE ने ये काम तब किया जब सेबी ने उसको बोला, और सेबी ने भी तब बोला जब सेबी को बहुत सारी शिकायतें आई। मतलब सुओ मोटो अपने आप से, जो उनका काम होता है कि जब भी BSE के पास इस तरह के केसेस में, SME के IPO के केसेस में जब कोई एप्लीकेशंस आती हैं तो एग्जैक्टली BSE कर क्या रहा है, क्योंकि एक्सचेंजेस का ये काम है कोई भी DRHP डॉक्यूमेंट जो IPO की एप्लीकेशन के फॉर्म में आता है उसको रिव्यू करना, उसमें ऑब्जर्वेशंस देना, उसका अप्रूवल रिजेक्शन देना। एक तरीके से ये कंपनी IPO मार्केट में लेके आएगी
जाएगी या नहीं, एक बहुत बड़ा फैसला बीएसई या एनएसई को, इस केस में बीएसई को खुद देना होता है। बीएसई ने ट्रैफिक सोल को अपनी तरफ से पूरा अप्रूवल दिया। ये जो बाद में कार्यवाही की है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया है, विच डज नॉट रियली टेक मोर देन अ कपल ऑफ डेज, वो पहले भी तो किया जा सकता था। क्या बीएसई में बाकी के जो आईपीओ, स्पेशली एसएमई आईपीओ लिस्ट होते हैं, उसका चेकिंग भी इसी तरीके से होता है जैसे कि ट्रैफिक सोल के केस में हुआ? क्योंकि चेकिंग तो हुआ ही नहीं था, शिकायत के बेस पे ही किया गया। जो भी पिछले कुछ समय में एसएमई आईपीओ आए हैं, क्या उसका ऑडिट, उसका वेरिफिकेशन किया गया है? क्या वहाँ पे भी ये सब कुछ हुआ है जो आज की तारीख में मार्केट में शेयर ट्रेड किए जा रहे हैं? क्या वो कंपनीज ने जब पैसा रेज किया था, क्या एक्चुअल में वो पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल किया या नहीं? ये बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। इसमें मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 पार्टीज की बनती है, द एमबी मर्चेंट बैंकर, द कंपनी ट्रैफिक सोल इटसेल्फ एंड इन दिस केस बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन सब चीज़ों के ऊपर सेबी है। सेबी का ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर बीएसई और एनएसई एसएमई आईपीओ को अच्छे तरीके से वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस नहीं दे रहे हैं, तो उनका भी ऑडिट होना चाहिए। Everybody in a sense is connected and they need to do their job properly. अब इन तरह के केसेस में होता यह है कि जो जेन्युइन एसएमई आईपीओ लेके आनी चाहती हैं कंपनियां, उनका नाम भी खराब होता है। मतलब एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। एटलीस्ट देखने वाले को तो यही लगता है कि ये तालाब में खराब मछलियां हैं, तो उस तालाब में अपना पैर नहीं रखता। आगे चल के ऐसे एग्जाम्पल जब आते हैं तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर ट्रेडर जो कि 317 गुना का सब्सक्रिप्शन एक ऐसे आईपीओ में अप्लाई के तौर पे कर देता है, क्योंकि बीएसई ने वो अप्रूव कर रखा है, मार्केट में वो कंपनी लिस्ट होने वाली है, उसको पता नहीं कि उसकी स्क्रूटनी हुई भी है या नहीं। तो ऐसा इन्वेस्टर ऐसे केसेस आने के बाद किस तरह से उन एसएमई आईपीओस के ऊपर अपना विश्वास रखेगा? एंड फाइनली कमिंग बैक टू एकादृष्ट, ये एक मुंबई बेस्ड मर्चेंट बैंकर है। इसका जिम्मेवारी बहुत बड़ा होता है। स्टॉक मार्केट में ये आईपीओज लेकर आते हैं। ये प्राइवेट बिजनेस होते हैं, इनके एम्प्लॉयज़ के खुद के टारगेट्स होते हैं कि मार्केट में आईपीओज को लेके आना। मार्केट में जिस वैल्यू के आईपीओ लेके आते हैं, उस वैल्यू का एक परसेंटेज इनको वापस से मिलता है। मतलब दे हैव अ ह्यूज इंटरेस्ट इन गेटिंग एज मैनी आईपीओज इन द स्टॉक मार्केट। तो किस तरीके से ऐसे मर्चेंट बैंकर्स को अलाउ किया जा रहा है टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग? इन तरह के मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर भी प्रॉपर ऑडिट बैठना चाहिए सेबी की तरफ से, एक्सचेंजेस की तरफ से, whoever does that, but there has to be a proper scrutiny, ताकि ये लोग जब रेगुलेटर के पास आए कि ये लीजिए आईपीओ हमें मार्केट में लेके आना है, वो एटलीस्ट साफ सुथरा हो। एंड देन ट्रैफिक सोल के वो इन्वेस्टर जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, उनको शेयर अलॉट हो गए थे, उनके डीमैट में शेयर पड़े हैं, ट्रेडेबल सिक्योरिटी है नहीं है, तो उनकी तरफ से भी एक कंसर्न बनता है कि हमारे पैसे का क्या? एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर अगले 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। इवेंचुअली व्हाट इज रियली गोना हैपन इन दिस केस, वो हम आपको बताएंगे आगे चल के। 30 दिनों के बाद देयर इज हाई पॉसिबिलिटी इस केस में इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस मिल सकता है इफ़ एवरीथिंग गोज अगेंस्ट ट्रैफिक सोल। अगर ये मुद्दा सही हो जाता है तो उस केस में सिक्योरिटी वापस ट्रेडेबल हो जाएगी। अब ट्रेडिंग के टाइम पे सेकेंडरी मार्केट में ये स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, इसका शुरुआती दिनों का आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी एसएमई आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो यू शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। आपको देखना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट खुद अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि जिनका काम है अच्छे से देखना, आज की तारीख में सीम्स लाइक वो अच्छे से देख नहीं रहे हैं। बी वेरी श्योर व्हेन यू इन्वेस्ट इन एसएमई आईपीओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो को देख के क्या समझ में आया, आप क्या सीखे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।